नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। अभी कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ खुलासे हो रहे हैं, कुछ घोटालों की बात की जा रही है और उन घोटालों को, कथित घोटालों को लेकर कुछ और भी पुराने जो हैं संस्मरण दोहराए जा रहे हैं या फिर कहिए जो पुराने तथ्य हैं वो भी सामने लाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा था कि ये सब कुछ पहले से चल रहा था लेकिन इसकी जानकारी थी फिर भी कुछ किया नहीं जा रहा था। ठीक है, ये पिछली सरकार की बात है डीएमएफ घोटाले की, कोरबा का विषय, जहाँ की जो पूर्व कलेक्टर हैं और साथ ही साथ जितने बड़े अधिकारी, कहिए बहुत से बड़े अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है किन विषयों को लेकर। कुछ ऐसे ही विषय हैं जैसा कि रेत का हम विषय देख लें, रेत माफियाओं की बात हो रही है और भी कुछ ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात आती कहाँ से है, जाती कैसे है और ये कैसे, एक तरीके से देखिए कि स्थिर रूप से हम देखते हैं कि ये आरोप विपक्ष में रहती हर पार्टी कहीं ना कहीं लगाती दिखती है। तो कुल मिलाकर क्या समझें, एक जो राजनीति होती है, एक जो सत्ता होती है या फिर दलों की जो भूमिका होती है वो किस रूप में होती है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी चर्चा से क्या कुछ निकल पाता है। अपने विशेष अतिथियों के साथ चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए और जनहितैषी कांग्रेस की सरकार की छवि धूमिल करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया था। डीएमएफ में घोटाले का आरोप लगाया था। आज 2 साल से अधिक हो गया है। अब तक जो आरोप भाजपा ने लगाया था उस पर कोई तथ्य सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, ना तो चार्जशीट प्रस्तुत कर पाए हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगाए थे। और दुख का विषय है, इस झूठ प्रोपगंडा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी झूठे आरोप लगाए थे और आज उसके कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो न्यायालय का फैसला जब आएगा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, और भाजपा का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छे से याद है कि इस घोटाले का सबसे पहला खुलासा भूपेश बघेल के मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने ही किया था। लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर पैसे की इतनी चाह थी कि अपने ही मंत्री की शिकायत के बावजूद उस कलेक्टर रानू साहू पे कार्रवाई करने के बजाय उसे बड़ा जिला दे दिया गया था। विषय ये नहीं है कि कितने परसेंट किसको मिलता है, विषय ये है कि इनके संरक्षण तत्वों को भी सजा मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के जनता के पैसे को छत्तीसगढ़ियावाद की दुहाई देने वाले पिछले कांग्रेस सरकार के मंत्री लगातार खाते रहे। विश्व के इतिहास में शायद एकमात्र सरकार होगी जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती रही। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके सरपरस्तों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हैं वासु शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु मिश्रा जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे कर लेता हूँ अभिमन्यु मिश्रा जी, क्योंकि वो जो कह रहे थे प्रवक्ता, आपने सुना होगा कि अभी तक तो कुछ पेश ही नहीं कर पाए। मेरी जानकारी में 6000 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की गई है न्यायालय में। भ्रष्टाचार निरोधक जो भी कानून है उसके तहत जो न्यायालय है उसमें 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। बड़े अधिकारी हैं, पूर्व कलेक्टर हैं, वो उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और पूरी एक तरीके से कुछ जानकारियां भी जो सामने आई है चार्जशीट में, जो बातें बताई जा रही हैं। तो क्या अभी ये जानकारी से इससे अवगत नहीं थे क्या कि चार्जशीट पेश की जा चुकी है? ठीक है, समय की जो बात कह रहे हैं वो बात जरूर है। अभिमन्यु जी। जी संजय जी, आप सभी को नमस्कार। आपके नमस्कार। ये चार्जशीट की बात कही जा रही है, उसमें जिस प्रकार के भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी है उसको न्यायालय में पेश करेंगे। हम जो इनके खिलाफ लगाए गए हैं वो भी अपने तथ्य पेश करेंगे। जांच के ऊपर कभी हमें कोई किसी तरह की भी आपत्ति नहीं रहती है। वो कोर्ट में जो है उन्होंने कहा आखिरी में भी अपने वक्तव्य में धनंजय जी ने कि कोर्ट में तो मामला है, ये विचाराधीन है, तो जब उसका फैसला आएगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। उसके अलावा लगातार जो हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले, इन्होंने काफी सारे आरोप लगाए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, जब हमारी सरकार थी उस दौरान में। आज देखें, ये स्वयं रेत के लिए कोई भी ठोस नीति बनाने में सक्षम साबित हुए हैं। इसीलिए आज पूरे प्रदेश भर में जो खनन माफिया है वो इस प्रकार
जो दादागिरी पे उतर आए हैं, अनियंत्रित हो गए हैं। मैं स्वयं राजनांदगांव से आता हूं, हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र में अवैध खनन का विरोध करते हुए ग्रामवासियों के ऊपर सीधे सीधे गोली चलाई गई, डंडे से वार किया गया। इस प्रकार की दादागिरी, इस प्रकार की दबंगाई छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखी। आपने देखा एक जगह और की बात, बलौदा बाजार की बीच चौराहे में खंबे में बांध कर मारा गया खनन माफियाओं द्वारा। एक जगह तो पत्रकारों को दौड़ा के मारा गया, पुलिस आरक्षक को ट्रैक्टर द्वारा कुचल दिया गया। तो ये सारी जो बातें हैं लगभग महीने 15 दिन के अंदर की आई हुई बातें हैं। तो ये सारी चीजों पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो लगातार इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जिले में जो स्थिति पैदा हुई उसमें तो एक पुलिसकर्मी का भी नाम आया, जिसमें उस पुलिसकर्मी को जो टीआई रैंक का है उसको निलंबित कर दिया गया। ये जानकारी मिली। गाड़ी जो है उसी ने कहे कि अपनी गारंटी पे लगवाई थी। आप तो सोचिए कि किस प्रकार से जो शासन प्रशासन इसमें शामिल है। एक बात लेकिन बता दीजिए मन्नू जी, एक बात बता दीजिए, मैं वासु जी के पास जाऊंगा। एक बात बता दीजिए कि ये जो जिसकी बात चल रही है इस घोटाले की, कथित घोटाले की, जिसपे 6000 पन्नों की चार्जशीट आई है, जयसिंह अग्रवाल का मैं एक पत्र देख रहा हूँ, पूर्व मंत्री हैं, 6/5/2022 का पत्र है ये, और उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि क्या क्या हो रहा है। क्या लिखा है? राशि का, शासकीय राशि की लूट की जा रही है, कलेक्टर जो हैं वो शासकीय प्रक्रियाओं की अवहेलना कर रही हैं, निजी संस्थानों को जो कि इस योग्य नहीं है उन्हें इस प्रकार का काम दिया जा रहा है, बहुत सारी इसमें चीज़ें बदल गई हैं। तो आप चलिए, अभी आप सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरकार अगर कुछ भी हो रहा है तो सरकार उसके लिए सीधी जिम्मेदार है, बात ही नहीं है। लेकिन ये जब मंत्री पत्र लिख रहे हैं उस समय तो ये कार्रवाई तो आपको ही कर लेनी थी। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, 2 साल हो गए अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई? भाई जब इतने बड़े पद पर बैठे आदमी जो कि आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत आता है विधायिका, तो मंत्री हैं, कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए संजय जी, यही बात है कि हमारे पार्टी के नेता जो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। जयसिंह अग्रवाल की बात भी की जाए, उन्होंने उस समय ये बात उठाई, और अभी भी जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले की रणदास मान जी ने भी इस बारे में मांग की। तो मेरे ख्याल से आप बता रहे थे कि 2022 की बात है, संज्ञान लिया गया था, और उसके बाद तो 2023 के आसपास में हमारी सरकार बदली। तो आज भी बात ये है कि आरोप लगाने वाले ये हैं, तो आरोप लगाने वालों को सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ, पहले आप उसे सिद्ध कीजिए, आप कोर्ट में सिद्ध कीजिए कि आपने जो आरोप सारे लगाए थे वो सही है। कई सारे आप देखिए पुराने आरोप भी इनकी ईडी की क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई, कई केसों में वो केस बंद हो गए जिसमें कुछ नहीं मिला 6 साल चलने के बाद। तो ये सारी चीजें जो है, जो आरोप लगाता है उसको ऊपर होती है। चलिए पूछ लेता हूँ, वासु जी, आप ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक है, आरोप लगाए पकड़ाए हैं, तो कार्रवाई कीजिए। सरकार में तो आप हैं, विपक्ष में तो है नहीं कि आप अब आरोप लगाएं, कार्रवाई करनी है आपको। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं कि रेत घाट ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, तो ये भी तो एक विषय होता है ना वासु जी। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर आप कैसे इसका जवाब देंगे? दे लीजिए जवाब मन्नू जी को। देखिए संजय भैया जी, कांग्रेस की सरकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है अभी तक। जब इतने बड़े खुलासे हो गए, आज तो परिस्थिति अखबार में पूरा रेट लिखा हुआ है कि कितने किसको कमीशन मिले, यानी कलेक्टर रैंक के अधिकारी अगर इस प्रकार जनता के पैसे की लूट मचाएंगे और सरकार देखती रहेगी, सरकार का संरक्षण रहेगा, तो इस प्रकार के लूट मची हुई थी छत्तीसगढ़ में। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे कहीं ना कहीं वो सिद्ध साबित हो रहे हैं। कांग्रेस को तो माफी मांगनी चाहिए, अगर सरकार चला रहे थे तो हर विभाग में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। संजय जी, हम लोग उस समय कहते थे कि कांग्रेस स्कीम तो लाती है लेकिन वो स्कीम जनता की भलाई के नहीं, स्कैम करने के लिए स्कीम लाया करती थी। ये दिख रहा है, हर जगह कांग्रेस सरकार ने स्कैम किया। पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है। अभी मन्नू जी कह रहे हैं कि आपने भी बड़ा सही सवाल किया कि भाई आपके, चलिए हमारी बात मत मानिए, जयसिंह अग्रवाल की बात को क्या कहेंगे अभिमन्यु जी? अभिमन्यु जी कह रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, तो बोला तो आपकी कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई करने में 1 साल से ऊपर लग गया। आज भारतीय जनता ईडी ने संज्ञान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, ईडी ने संज्ञान लिया मामले को, तब कार्रवाई हो पाई। कौन सी आपकी सरकार ने एक कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। बल्कि राहुल उप समय के कलेक्टर को और बड़ा पद दिया गया। यानी ये भी हुआ संजय जी, देखते देखते में इन्होंने कहा कि हमने संज्ञान लिया। कैसा संज्ञान लिया कि कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपके मंत्री खुद शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद आपने उनको बड़ा पद दे दिया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है ना, जनता जानती है। ये केवल सत्ता में आके भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं।
1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। संजय जी, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा जो जनता को हक के लिए लगना था, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने डका। इसको कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। रमेश पांडे जी, कोई सवाल नहीं करूंगा, पूरा दृश्य आपके सामने है, बताइए। कोई सवाल नहीं। जी देखिए संजय जी, जी सबसे बड़ा विषय तो ये है हम्म कि जिस डीएमएफ फंड हम्म को स्थानीय विकास के लिए, जी। स्थानीय क्षेत्र में जहां जरूरत आवश्यकता पड़े वहां के उपयोग जी। के लिए बनाया गया था, जी। वो जैसा कि बासु जी ने बताया, वो लिस्ट मैंने भी देखी आज जो छपा हुआ है, जी उससे लगता है कि डीएमएफ फंड का 100% पूरा का पूरा पैसा केवल अधिकारियों, नेताओं और दलालों के बीच बंट जा रहा है। विकास के क्षेत्र में एक भी पैसे नहीं लग रहा। ये गंभीर चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जी। है। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जो किया, जी कोरबा की घटना, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में सरेआम था कि जयसिंह अग्रवाल की वो तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू से बिल्कुल नहीं बैठती जी, थी। रानू जी। साहू को मुख्यमंत्री का बर्खास्त प्राप्त था और जयसिंह अग्रवाल जी उनका ट्रांसफर तक नहीं करा पाए। तो ये सीधे सीधे डीएमएफ फंड के पैसे की ही लड़ाई थी, ये बात आप समझ में आ रही। तो ये तो जग जाहिर है कि वहां के पैसे, डीएमएफ फंड के पैसे का ये कोरबा का मामला खुला। ये मेरे ख्याल से प्रत्येक जिलों में इस तरह से डीएमएफ फंड के पैसे में लूट मची हुई है। जांच तो होनी मैं चाहिए। जी तो बासु से ये कहूंगा कि ठीक है, जो होगा सो होगा, उस पर आप एक्शन भी लेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये सारी चीजें ठीक है। जी लेकिन जो डीएमएफ फंड का पैसा है, उसका उपयोग अब प्रचुर मात्रा में दिखना चाहिए। हाँ, डीएमएफ फंड से आप ये काम करा रहे हो, डीएमएफ फंड से स्कूलों को मरम्मत करा रहे हैं, डीएमएफ फंड से जो वंचित क्षेत्र के बच्चे हैं उनके बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहे हो, वेलफेयर के स्कीम में कुछ काम कर रहे हो, जी। ये चीजें दिखना चाहिए जी डीएमएफ फंड का। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, आपने सुना होगा वासु जी जो कह रहे हैं, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब भी शायद आया होगा आपके पास। लेकिन एक जो बड़ी बात है, मैं जो कह रहा हूँ, डीएमएफ, जो रमेश जी भी कह रहे हैं, डीएमएफ होता है कि भाई वहाँ पर जो भी स्थानीय विकास कार्य होने हो, प्राथमिकता के आधार पर वो सब किए जाने हैं। और फिर मैं क्या देख रहा था कि इसमें क्या क्या जुड़ता है, ऐसा नहीं, उस समय भी हम देखते थे, पता करते थे कि हम सोचते थे कि भाई ये सब जो हो रहा है पत्रकार के रूप में, कि सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन कुछ और करना चाहता है, मटेरियल सप्लाई, कृषि उपकरण और भी मेडिकल और खेल सामग्री, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। और शासकीय की जगह अशासकीय, कुछ तो जगह ये भी आता है फर्जी। मैं क्या है कि इसमें सवाल मैं इधर उधर से लूँ, इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि उसी समय अगर ये कार्रवाई हो जाती तो शायद आप इस आरोप से बच जाते। जी वही संजय जी, मैं जैसा मैंने कि कहा कि उस समय संज्ञान में लिया गया, हो सकता है कि नहीं कारणों से थोड़ी देर हुई होगी और केंद्रीय एजेंसियों तक ये बात पहुंची। और उस समय भी बात ये है कि केंद्र पे तो सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की ही थी, चाहे तो केंद्रीय एजेंसियां जो लगातार छापे मारती हैं, आज भी मार रही हैं, आगे भी मारती रहती है। तो आप तो उस पर भी सवाल उठा लेते हैं मन्नू जी। करा लेना चाहिए। देखिए, आपको जो करना चाहिए था वो ईडी ने कर लिया, फिर भी आप सवाल उठाते हैं कि भाई ईडी तो काम नहीं करने देती। नहीं तो ईडी पे सवाल उठाना स्वाभाविक है संजय जी। ईडी पे सवाल उठाना स्वाभाविक इसलिए क्योंकि उनका सक्सेस रेशियो ही वैसा है। 5,500-6 हजार केसों में से 25-26 केसों में अगर कन्विक्शन हो तो वो सवाल उठेगा ही उठेगा। तो इससे कहीं ना कहीं साफ समझ में आता है कि केस को सॉल्व करना या उसकी तह तक पहुंचना या घोटाले में जो इन्वॉल्व है उनको पकड़ने से ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने का जो है ईडी का मंशा रहती है हमेशा। तो मैंने फिर से कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जैसे हम बात नहीं करेंगे, नए चैनलों में जाके मुंह उठा के बैठ जाते हैं, कहते हैं इतना घोटाला हुआ उतना घोटाला हुआ। आप कितने साल से घोटाले का राग लाते थे, 2G स्कैम का, और उसके बाद ये क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स वाला स्कैम का, सरकारों की वो उस समय बदनामी की गई, आखिर में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई, कुछ हुआ ही नहीं, इस प्रकार की बात हो गई। तो इतने सालों में जो बदनाम किया गया, जो चुनाव कई सारे उस नाम से जीते गए, तो ये सारी चीजें ये इस प्रकार की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट के माध्यम से जो आखिरी में
आता है। जैसे माफी मांगने की भी वासु जी बात कर रहे थे, तो मैं वही कहूंगा कि जो केसेस फॉल्स निकल के भारतीय जनता पार्टी ने जिनका राजनीतिक उपयोग किया, उनका कहां तक माफी मांगी। भूपेश बघेल जी की बात कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर लिखाने तो पूरा उस समय इनका मंत्रिमंडल थाने में जाकर खड़ा हो गया था। उसके बाद वो केस भी निराधार निकल गया, सीडी कांड, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं बचे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? तो ये सब राजनीतिक उपयोग करने के बाद कोई, मुझे नहीं लगता कि ये लोग माफी मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं। सारे आरोप प्रत्यारोप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही सीमित होते हैं। अब अभी भी देखिए, हमारे नेताओं को जेल में होने की बात करेंगे, अधिकारियों के जेल में होने की बात करेंगे, लेकिन कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस केस में हो क्या रहा है। और अगर इनके ऊपर आरोप हैं तो आरोप जल्द से जल्द सिद्ध करने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। इसमें कोई भी किंतु परंतु होने की बात ही क्या है जी। ठीक है, वासु जी जवाब दे लीजिए। लेकिन क्या होता है, मैं ये देख रहा हूँ, हम तो लंबे एक अरसा हो गया हम देख रहे हैं पत्रकारिता में कि जब कोई राजनीतिक दल होता है जो विपक्ष की भूमिका में होता है, वो सत्ताधारी दल के ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाता है और यहाँ तक कहता है कि सत्ता में आएंगे तो सबको जेल में डाल देंगे, जितने सब जेल में होंगे। अभिमन्यु जी, जैसा आप कह रहे हैं, वो देखने को कभी नहीं मिलता। हाँ, एक बात अभी ये देखने को मिली कि जब एक मंत्री अभी गिरफ्तार हैं, वो जेल में हैं, लेकिन ये जो दृश्य होता है, या फिर कहिए ये तो बड़ा एक दुखद विषय होता है कि एक जनप्रतिनिधि, एक मंत्री ऐसे आरोपों में जेल में रहे, दुखद विषय होता है, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। वासु जी, सवाल नहीं, जो कहा है मन्यु जी सीधे जवाब दे लीजिए। वो कह रहे हैं आरोप लगाकर भाग जा रहे हैं, अब तो आप सत्ता में हैं। बात वही है जिससे मैंने शुरुआत की थी, आरोप मत लगाइए, सीधे कार्रवाई कीजिए। नहीं संजय जी, आरोप लगाना और आरोप में तथ्य होना, दोनों में डिफरेंस होता है। आरोप लगाया, आरोप लगाने बस से ही कांग्रेस पार्टी के आज जैसे आपने बताया कि आबकारी मंत्री जेल के अंदर है और भी बहुत सारे नेता जेल के अंदर है, तो आरोप लगाने बस से नहीं हो जाता। वो कोर्ट में, न्यायालय में मामला जाता है, उसके आधार पे गिरे अभी उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो अभिमन्यु जी क्या कहना चाहते हैं कि न्यायालय में मामला चल रहा है, उसको हम लोग मैनेज करते हैं? यानी ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस ऐसे बचने की कोशिश कैसे कर सकती है? आप भ्रष्टाचार किए हो तो उसका जवाब दो ना। इसमें डर क्यों है कि बीजेपी ईडी के साथ मिली? ईडी स्वतंत्र संस्था अपना काम कर रही है। अगर आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो आपको डर किस बात का? मुझे समझ पर है, अगर आपने किया नहीं तो न्यायालय में आपको पता है आपने कुछ नहीं किया तो आप बच जाएंगे, तो ईडी को करने दीजिए कुछ भी जो कर रहे हैं वो। लेकिन आप उसके ये बोल के बच नहीं सकते कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार किया है। अभी आप वैसे वो शराब घोटाले की बात चल रही थी, डीएमएफ फोन घोटाले, अभी आप वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि भाई अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। मन्यु जी आ जाऊंगा मैं। अब ये हो रहा है संजय जी, अब डीएमएफ फंड की राशि से दंतेवाड़ा में 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, निर्माण किया जाएगा। तो ये डीएमएफ पैसे का सदुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और कांग्रेस ने डीएमएफ फंड के घोटाले के हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस डकार गई। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसका जवाब क्यों नहीं कांग्रेस भाग रही है? अगर है तो कुछ तथ्य पेश कीजिए, लाइए जनता के सामने। एक संक्षेप में कहिएगा मन्यु जी, रमेश जी के पास जाऊंगा, बहुत संक्षेप में। मुझे तो समझ में नहीं आता भागने की बात, कौन भाग रहा है? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, 2 बार कह दिया कि आप कर लीजिए 6000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है ना, उसको 6000 और नहीं, आप जय सिंह अग्रवाल के बारे में बताइए। अभिमन्यु, जय सिंह अग्रवाल जो बोल रहे थे उससे सहमत है कि नहीं? बताइएगा। अरे आप छोड़िए, जय सिंह अग्रवाल की बात से सहमत है कि नहीं? अभिमन्यु जी से पूछ लीजिए। अच्छा, जय सिंह बताइए ना, आपके मंत्री मन्यु जी, मैं इसी बात को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, जो थोड़ा आपको सूट भी करेगा। तरीका ये है कि इन 6000 पन्नों की चार्जशीट से भारी आप नहीं मानते कि आपके मंत्री ने आरोप लगाया था? वो पत्र उन 600 पन्नों से ज्यादा भारी है कि नहीं आपके लिए, कांग्रेस के रूप में, क्योंकि वो आपके मंत्री थे? भारी है कि नहीं? मैंने शुरू में ही कहा कि अगर सीनियर नेता ने किसी ने इस प्रकार का आरोप लगाया है तो बिल्कुल संज्ञान में लिया जाने लायक आरोप है वो। कहीं से कहीं तक आज भी देखिए सेम स्थिति आज भी बनती है। अगर अजय चंद्राकर जी सवाल पूछते हैं और भी जो अन्य मंत्री बनने का चाह रखने वाले सवाल पूछते हैं, तो ये लोग कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा लोकतंत्र है, हमारे तो लोग सवाल उठाते हैं तो अपने बारे में बताते हैं। अभी देखिए कई सारी योजनाओं के बारे में भ्रष्टाचार उन्होंने उठा दिया, तो इनको उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मुझसे पूछ रहे थे कि जय सिंह अग्रवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो बस जो आपका जवाब होता है उन बातों के लिए, वही मेरा जवाब इस बात के लिए। अच्छा, जैसे जवाब भी दे दीजिए। मतलब वो अंडरस्टूड है, मतलब वो बोलना नहीं है। वो जो फार्मूला होता है ना, तो उसमें कह दिया जाता है भाई बताया नहीं जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। आप तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा तो फिर बता देंगे। तो आप लोग तो पढ़ के बैठे हैं राजनीति के सारे नियम, आपको पता होगा। मैंने तो सबसे पहले यही कहा कि कोई सीनियर नेता अगर आरोप लगाता है तो संज्ञान लिया जाना चाहिए।
जी, संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बार बार लिख चुका हूं, कई बार बताया जा चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रमेश जी, आता हूं वासु जी, आपसे भी लास्ट कमेंट लूंगा। रमेश जी, ये जो बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, राजनीति में बार बार होती है, रिफॉर्म की बात होती है, शुचिता की बात होती है, तथ्यों की, नेताओं के कथनों की, कुछ कहिए कि उसकी विश्वसनीयता कैसे बने जनता के बीच। आप कुछ भी बोलकर चले जाएं, कुछ भी बोलकर चुनाव जीत लें, आप कुछ भी कहकर राजनीति चमका लें, कुछ भी कहकर सत्ता बना लें, सत्ता में आ जाए, तो उसको लेकर मैं देख रहा था कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म या फिर एक जो सिस्टम होता है उसमें कुछ बातें की जा रही थी। बात ये भी कही जा रही थी कि आप जब कुछ कहते हैं तो वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। अगर आप मास के बीच कुछ कहते हैं, तथ्यात्मक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहकर चले गए। कहने का मतलब उसकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं राजनीति में, मैं तो, आपने भी देखा होगा रमेश जी, कि पिछली सरकार में हम देख रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की भी खबरें खूब उड़ रही थी कि फलाना पहुंच गई है तो पुलिस पहुंच गई है तो फलाना हो गया है तो ठिकाना हो गया। शायद आपको याद होगा, ये सब बड़ा वो चला था, बहुत दिन तक चला था। तो ये कुछ क्यों किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? मन्नू जी जैसा कह रहे थे कि आप तो ये कहते थे, वो कहते थे, आपने क्या किया? तो सारे दल तो यही कर रहे हैं ना। देखिए संजय जी, ये विशुद्ध पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगी जी। ये तो पब्लिक के बीच में तरह तरह की भ्रम फैलाने की बातें, अफवाह फैलाने की बातें, खास करके जब चुनावी दौर नजदीक होता है तो इस तरह की बहुत सारे भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, जिसका लाभ चुनावी उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है जी। तो ये मेरे ख्याल से उसी का एक तरीका है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उड़ेगा, असर करेगा, वो अच्छा असर करेगा, बुरा असर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो असर करता है। ये सब उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जो विषय अभी डीएमएफ का है, आप समझिए छत्तीसगढ़ के लिए डीएमएफ फंड वरदान है। अगर उसका सही उपयोग हो जाए तो स्थानीय विकास के क्षेत्र में एक क्रांति आ सकती है और वो क्रांति दिख सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में या तो लोगों की मंशा नहीं है या लोगों का विजन नहीं है। अगर वो उस काम को करें तो एक बहुत अच्छा परिदृश्य सामने आएगा, जिसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं। जी ठीक। वासु जी, एक बात बताइए कि आप तो पहले बताइएगा संक्षेप में, लेकिन एक बात और बताइए कि आपको ये कोरबा में जैसी ये घटना मिली, अब आप सरकार में हैं, डीएमएफ को लेकर आप पिछली सरकार के समय बड़े स्तर पर ये बात करते थे कि पूरे प्रदेश भर में डीएमएफ फंड का ऐसा गड़बड़ी हो रही है, घोटाला किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद क्या कसा है आपने इन सारी जगहों को, इन सारे क्षेत्रों को, या फिर और भी आपको आवश्यकता लगती है? क्योंकि आप लोग जब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये विषय भी निकल कर आता है। ये बड़ा एक सॉफ्ट, एक समझिए कि टारगेट होता है डीएमएफ फंड। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, ये देखा गया है कई बार। देखिए संजय जी, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय का डीएमएफ फंड है, छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है। निश्चित रूप से इसका अगर सही उपयोग किया जाए तो बहुत से जिलों की तस्वीर बदल सकती है, इसमें कोई दो मत बात नहीं है। वही सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपके मंत्री ने स्वयं के उस समय के बड़े मंत्री हुआ करते, उन्होंने भी जागरूक करने की कोशिश किया उस समय के मुख्यमंत्री को, लेकिन क्या कारण था कि उनको रोका नहीं गया? कम से कम संजय जी सरकार कार्रवाई तो करती। जनता को यह लगता है कि सरकार सही में खड़ी है, राजस्व के अनुसार, और सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं करना और उल्टा ये पूछना कि बीजेपी वाले ने विपक्ष में इनका काम है आरोप लगाना। आरोप अगर हम लोग लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं आज साबित हो रहे हैं। तो हमने वैलिड क्वेश्चन किया, जो हमारे पास आ रहा था, जो लोग वहां पर लोगों से बात समझ आ रही थी, तो निश्चित रूप से मतलब डीएमएफ फंड में हुआ है। और आज जो डीएमएफ फंड का उपयोग किया जा रहा है, मैंने पहले ही बताया, दंतेवाड़ा में 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। तो ऐसे चीजों में अगर डीएमएफ फंड का उपयोग किया तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जी ठीक है, तो इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं क्योंकि समय की बाध्यता है। आपसे इस चर्चा में जुड़े वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात यही थी, बात सिर्फ डीएमएफ फंड की नहीं है, बात यह है कि जो आरोप लगाया जाता है, जो बातें की जाती हैं विपक्ष में रहते हुए, जब सरकारें बनती हैं, सरकार बनती है, तब उस पर क्या कदम उठाया जाता है, या फिर ये महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। फिर ठीक है, आने वाले दिनों में अगर इस पर कुछ कार्रवाइयाँ हो रही थी, जैसा कि इस चर्चा में निकला कि जो आरोप लगाए गए, कोशिश की जा रही है कि वो साबित हो। कोशिश मतलब तथ्यात्मक उसकी जानकारियाँ, कुल मिलाकर जांच, जिसे आप समझ लीजिए। तो विषय यही था कि ऐसे जो मद होते हैं, ऐसे जो फंड होते हैं, जो कि
एक तस्वीर बदल सकते हैं ज़िलों की, और ज़िले अगर बदलेंगे तो राज्यों की तस्वीर बदल सकती है, उसमें अगर ऐसी कुछ बातें सामने आती है, ऐसी बंदरबाट की बातें सामने आती हैं, हालांकि विषय अभी न्यायालय में है, विचाराधीन है, तब ऐसे में लगता है कि ऐसी योजनाओं का क्या मतलब, जब तक कि उसकी प्रॉपर या फिर ईमानदारी से मॉनिटरिंग नहीं है। और निश्चित रूप से ये सारी घटनाएं जब होती हैं तो स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियों के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी ऊपर भी तय होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।